हेलो एंड वेलकम बैक टू राजस्थान अखाड़ा। फ्रेंड्स, राजस्थान पॉलिटी में हमारा अगला टॉपिक है राजस्थान हाई कोर्ट। और आपके सिलेबस में राजस्थान हाई कोर्ट के साथ ही मेंशन है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड अदर जुडिशियल बॉडीज। तो इसे कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने के बाद हम देखेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड अदर जुडिशियल बॉडीज। सो जो भी PYQ है RS में राजस्थान हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, या अदर देन RS एग्जाम, राजस्थान के जो और एग्जाम है उसमें भी जो राजस्थान हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सब देखने के बाद इस लेक्चर को तैयार किया गया है। तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली इसको हम देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द मोटो एंड द ध्येय वाक्य। क्या है ध्येय वाक्य राजस्थान हाई कोर्ट का? सत्यस्य ज्योत्स्तु, ये आपको पता होना चाहिए। सत्य की विजय हो, ये हमारा मोटो है, मोटो ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। सत्यस्य ज्योत्स्तु, ये आपको याद रखना है। और बीच में यहाँ लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। तो सत्यमेव जयते का भी यही मतलब होता है और इसका भी यही मतलब होता है। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की ही विजय होती है, और सत्यस्य ज्योत्सु का मतलब है सत्य की विजय हो। दोनों का एक ही मतलब है, बट आपको पता होना चाहिए, ये लिखा है। देन उसके बाद लेट अस मूव टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। जहां से क्वेश्चन आते हैं वही सब बात करेंगे हम केवल। सो 22 पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें सिक्स्थ पार्ट जो है, सिक्स्थ पार्ट रिलेट्स टू व्हाट? स्टेट्स। और इनमें भी चैप्टर्स में बटे हुए हैं पार्ट्स। तो फिफ्थ जो चैप्टर है, पार्ट 6 का चैप्टर 5 इज द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स। ये हेडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है ऐसा, द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स। तो यहाँ ये टेबल आपको पता होनी चाहिए, आर्टिकल और सब्जेक्ट और प्रोविजन क्या है इससे संबंधित। ये आपसे RS के प्रीलिम्स में 2013 में पूछा गया था। तो ये फिर भी आपके सामने आ सकता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि 214 से शुरू होके ये आपका 229, 30, 31 और 32 ये क्या है, रिपील हो गया। तो 231 तक आपका ये हाई कोर्ट्स के बारे में मेंशन है। तो इसे हम देख लेते हैं एक बार। जो क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछा गया था उसमें पूछा गया था 215, 222, 222, एंड उसके बाद आपसे पूछा गया था 226 एंड 227। तो ये चार जो आर्टिकल्स हैं वो एक तरफ लिखे थे, दूसरी तरफ प्रोविजन, एंड मैच द फॉलोइंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे इजी जो है याद करने के लिए, सबसे इजी है वो है 214, बिकॉज 213 आपको पता होगा, 213 आपको पता होगा, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर बताई गई है। तो उसके जस्ट बाद में क्या शुरू होता है? हाई कोर्ट्स। तो 214 में लिखा गया है हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद 215 याद हो सकता है ना रहे आपको, बट फिर आपको ध्यान रखना है जो इजी आर्टिकल है, जो इजी आर्टिकल है वो ये है 226। आप पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स, रिट्स के बारे में पढ़ते हैं आप आर्टिकल 32 में। तो उसी के साथ बताया जाता है 226 के अंदर भी रिट्स ही मेंशन है, जिसमें हाई कोर्ट्स के पार्ट रिट्स इशू करने की जो पावर है वो बताई गई है। उसके बाद जो इजी आर्टिकल है वो है 227। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट का जो पावर है उसमें एक पावर ये आती है कि इट हैज एन सुपरवाइजरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द स्टेट्स। तो राजस्थान में हाई कोर्ट से नीचे के जितने भी कोर्ट हैं उन सब पे एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपरिंटेंडेंस किसका रहेगा, कंट्रोल किसका रहेगा? वो रहेगा हाई कोर्ट का। तो ये बताया गया है 227 में। तो ये तीन आर्टिकल बड़े इजी हैं। इसके बाद हम एक फिगर से समझ सकते हैं, देखो 222 मतलब इस तरफ जा रहे हैं ये सारे, तो इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। ये चार बातें हमको समझ में आ गई। अब आपको अपने हिसाब से आगे याद करना है। कैसे? जैसे आप बताएंगे कि 215 में बताया गया हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के साथ ही मेंशन होता है कि यहाँ पे कंटेम्प्ट की पावर भी हाई कोर्ट को होती है। एक जानकारी के लिए बता दूं आपको कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके कंटेम्प्ट की पावर किसको होती है, उनको खुद को होती है या हाई कोर्ट को? तो इसका आंसर होगा हाई कोर्ट को। सो हाई कोर्ट डू हैव कंटेम्प्ट पावर ऑफ इटसेल्फ एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है वो
आई बिलीव 129 आर्टिकल है, आप देख लीजिएगा 129। सो 129 के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेंशन किया गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद जो इजी आर्टिकल आपको याद करना है वो है 23 और 24। 23 और 24, 23-24 साल की उम्र में क्या चाहिए होती है, नौकरी चाहिए होती है। सो एक्टिंग चीज अपॉइंटमेंट होता है 23-24 में, क्या होता है, अपॉइंटमेंट। 23-24 में क्या होता है, अपॉइंटमेंट। एक्टिंग, एडिशनल, कुछ भी बना दो, बस बना दो, ये होता है 23-24 साल की उम्र में। तो आप ये होता है कि 223 ऐसे याद करेंगे, 224। तो अभी क्या क्या बातें हमको याद हो गई कि 214 से तो शुरू होता है, तो मतलब हाई कोर्ट फॉर स्टेट। 15 के बाद शुरू होने के बाद सबसे पहले क्या बात आई कि कंटेम्प्ट नहीं होगा, हाई कोर्ट इतनी पावरफुल चीज है, उसका कंटेम्प्ट नहीं होगा। 222 लिखा हो मतलब सब सब एक तरफ जा रहे, तो यहाँ पे क्या होगा, वन हाई कोर्ट्स टू अनदर। 23-24 में क्या होता है, अपॉइंटमेंट। और उसके बाद आपको पता है 26-27 में क्या है, 26 तो सबको याद है, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू इशू सर्टेन रिट्स। और 2027 227 सुपरिंटेंडेंस। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि क्या खेला हो सकता है आपके साथ, क्या खेला हो सकता है। देखो खेला ये हो सकता है कि यहाँ जो पैराग्राफ आपके सामने है इसमें कुछ आर्टिकल्स रिपील हो चुके हैं, और मैंने एक स्टेट पीसीएस में देखा कि उन्होंने रिपील्ड आर्टिकल भी ऑप्शन में दे रखे थे, रिपील्ड आर्टिकल भी ऑप्शन में दे रखे थे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट से संबंधित कौन से आर्टिकल हैं जो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसके अंदर सबसे पहली बात जो है वो आपको ध्यान रखनी होगी 226A, 226A, 228A एंड 232। ये आर्टिकल्स हैं ही नहीं, ये आर्टिकल्स होते ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, ठीक है। 226A और 228A और 232 ये आर्टिकल्स है ही नहीं, याद रखिएगा। ये एक स्टेट पीसीएस में इसी बात को कि बच्चे को ये पता है कि नहीं कि ये आर्टिकल रिपील कर दिए गए हैं, इसी बात को लेके क्वेश्चन बनाया गया था। तो इतनी बातचीत करने के बाद अब हम थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ से। आई बिलीव आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिकॉज जब भी आपके पास ऑप्शन आएंगे तो कुछ ना कुछ आप कर ही लोगे। अब 4 अगर मैच द फॉलोइंग पूछ लिया तो ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जुडिशरी और अमेंडमेंट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में आपको बहुत ही गहराई से एक बात याद कर लेनी चाहिए, आपको बहुत ही गहराई से एक बात रट लेनी चाहिए। 7-15-44, 7-15-44, ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। 7-15-44, इसका मतलब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 15th और 44th, ये संबंधित हैं हाई कोर्ट से और हाई कोर्ट के जजेस से। 7-15 और 44, 7-15 और 44, 7-15 और 44। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, दोनों की बात कर लेते हैं। ये जो प्रोविजन है ये हमने कहां से अडॉप्ट किया, ये हमने अडॉप्ट किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए, कब का कॉन्स्टिट्यूशन इसका, 1789। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन इतना पुराना है। इस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये जो रिमूवल का प्रोसीजर है इसको अडॉप्ट किया। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, फायरिंग कहीं से भी हो सकती है, तो चारों तरफ अपनी नजरें बनाए रखें। तो पहली बात हो गई है। दूसरी, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बहुत बार बहुत से स्टेट पीसीएस के अंदर पूछा जाता है कि कॉमन हाई कोर्ट बनाए जा सकते हैं, कॉमन हाई कोर्ट बनाए जा सकते हैं, ऑथराइज्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिंगल कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। अब आप अगर जानते हैं इस बात को कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ में आता है। और स्टेट एसआरसी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो भी 1956 का ही है। तो 7वां जो संविधान संशोधन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स को चेंज कर दिया गया था, जो ABCD जो पार्ट थे हमारे, उसको बदल के आज की जो रूपरेखा है, जो हमारा पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है यूनियन को लेके, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट्स को लेके। चलो बताओ जी मेरे को, पार्ट 7 किससे संबंधित है,
तो प्यारे बच्चों पार्ट 7 है ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 8 जो है यूटी से संबंधित है, पार्ट 9 जो है वो पंचायत से संबंधित है, ठीक है, पार्ट 10 जो है वो आपकी स्केड्यूल जो एरियाज हैं उनसे संबंधित है। तो ये जो चेंज आया था ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। तो अब इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे स्टेट्स इधर से उधर हो गए। तो अब ये प्रावधान किया गया कि 2 से ज्यादा स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। एक और प्रावधान किया गया क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि नए स्टेट्स बने हैं तो बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़े, मतलब जजेस की जरूरत पड़े, तो यहाँ पे प्रावधान किया गया, प्रोवाइडेड प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस टू द हाई कोर्ट। ये प्रोविजन भी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट से किया गया। अब जैसे ही काम करना शुरू हुआ, चीजें समझ में आना, धीरे धीरे स्टेबलाइज हुआ मामला, उसके बाद ये हुआ कि देखो वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, तो एक काम कीजिए, इनकी उम्र बढ़ा दीजिए। वो एक जॉन आलिया का आपको शेर याद है क्या, उन्होंने कहा उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई, तो इस तरह यहाँ पे उम्र बढ़ा दी गई। इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 टू 62, 60 टू 62। तो ये कैसे हुआ, 15वें अमेंडमेंट से। इसका मतलब 7वें से तो नहीं हुआ, तो 7, 15 और 44 ये आपको याद करना है। इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 टू 62। ये बहुत बार स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन उसके बाद एक्टिंग जजेस रिटायर्ड, प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस जो रिटायर हो चुके हैं टू हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग जज इन द सेम कोर्ट, सेम कोर्ट, उसी कोर्ट में रिटायरमेंट के बाद में एक्टिंग जज के तौर पे लगाया जा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद ट्रांसफर अलाउंस, इंट्रोड्यूस द कंपनसेटरी अलाउंस फॉर जजेस हु आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। ad hoc Supreme Court judges enabled retired High Court judges to act as ad hoc judges in Supreme Court। तो ये सारी बातों में से कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने आ सकता है कि जो बताओ ये बात कब हुई थी, तो आप याद करेंगे कि 1963 में हुई थी, ठीक है। Then age determination established a formal procedure for determining the exact age of Supreme Court and High Court judges in case of dispute। जब डिस्प्यूट आ जाए एज को लेके कि नहीं नहीं 62 साल के हो गए हैं, कि नहीं हुए अभी तो 61.5 के हुए, इस बात के लिए अगर डिस्प्यूट हो तो उसके लिए एक फॉर्मल प्रोसीजर बनाया गया 15th अमेंडमेंट एक्ट से। इतनी बातें आप याद रखो। उसके बाद आगे चलते हैं, 7, 15, 44 का अपना फॉर्मूला है। इसमें बताया गया कि इंक्रीज द सैलरी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे चीजें और स्टेबलाइज हुई, तो बात आई कि सैलरी बढ़ाओ। तो बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एम्पावर्ड पार्लियामेंट टू चेंज दीज जुडिशियल सैलरीज इन फ्यूचर थ्रू ऑर्डिनरी लॉ से। आप पार्लियामेंट जो है उसको एम्पावर कर दिया गया। पार्लियामेंट इज विद इन इट्स लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू change the judicial salaries in future through ordinary law, and when I say ordinary law it means simple majority। when I say simple majority it means by law, ओके। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हाई कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन इन इंडिया। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि भारत के अंदर अभी कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा। आपको बड़ी हंसी आ रही होगी कि इतना सिंपल सवाल पूछ लेते हैं, बट ये कभी कभी इतना भारी लगता है कि ऑप्शन इस तरह का हो, आप एग्जाम हॉल के प्रेशर में बैठे हुए हैं और आपसे अचानक से किसी ने पूछ लिया और आप गलत टिक करके आ गए, तो मुझे कमेंट में बताओ हमारे यहाँ कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटी हैं। बिकॉज यूपीएससी में एक बार पूछा गया था, यूपीएससी में एक बार पूछा गया था कि बताओ कि इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, और आपके ऑप्शंस थे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्या उत्तर होगा। अब बचपन से आप भारत का नक्शा देखते आ रहे हैं, बट कभी कभार ऐसे सवाल हमारे सामने आ जाते हैं कि उसका उत्तर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी क्योंकि आ चुका है क्वेश्चन, सबने देख लिया, तो सब बता देंगे कि अरुणाचल प्रदेश आंसर है, बट एकदम से वहां पे लगता है थोड़ा सा, इसलिए आप ध्यान से सुने चीजों को। सो टोटल नंबर करंटली कितने हाई कोर्ट्स हैं, 25। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। मल्टी स्टेट जुरिस्डिक्शन कहाँ है, देखिए गुवाहाटी हाई कोर्ट, पहले आसाम हाई कोर्ट इसका नाम था, गुवाहाटी कर दिया।
तो इसके अंदर असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये सारे इसके अंडर में आते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, यूटी ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ये अलग अलग थी, 2019 में दोनों को एक कर दिया। तो इस हिसाब से हमारी जो यूनियन टेरिटरी थी वो 9 से अभी हो गई है 8। स्टेट्स कितने हैं आप बता दो। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है वो इसी के अंडर में आती है, इसके जुरिस्डिक्शन में आती है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली इकलौती ऐसी जगह है, ऐसी यूटी है जिसका एक अपना डेडिकेटेड हाई कोर्ट है जिसको बोलते हैं दिल्ली हाई कोर्ट। अभी जो यूनियन टेरिटरी बनी है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, इन दोनों का एक ही हाई कोर्ट है, सिंगल कॉमन हाई कोर्ट है। और दूसरी यूनियन टेरिटरीज की बात करें बाकी तो अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है वो यूनियन टेरिटरी आती है कैलकाटा हाई कोर्ट के अंडर में। लक्षद्वीप इज विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ केरला। पुडुचेरी की बात करें तो मद्रास, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव तो बॉम्बे हाई कोर्ट आपने देख लिया, और चंडीगढ़ है जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। आगे चलें थोड़ा सा और, ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि 214 में बताया गया कि मैंडेट्स हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट्स, यहां बात हुई हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट्स की। देन उसके बाद आर्टिकल 230 में बताया गया एम्पावर्स पार्लियामेंट बाय लॉ। मैंने अभी बताया कि बाय लॉ का मतलब होता है ऑर्डिनरी लॉ, इसका मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी, टू एक्सटेंड और एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट ओवर ए यूनियन टेरिटरी। मतलब एक हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन स्टेट के साथ में किसी यूनियन टेरिटरी पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये पावर किसको है, पार्लियामेंट को। 31 में क्या बताया गया, पार्लियामेंट बाय लॉ टू एस्टेब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट और फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब 2 स्टेट भी हो सकते हैं और साथ में एक यूनियन टेरिटरी हो सकती है। ठीक है, अब मेरे होनहार छात्रों मुझे ये बताओ कि ये जो 2 प्रोविजन है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए होंगे, उत्तर लिखो कमेंट के अंदर। अब आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा चलेंगे आगे। की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अब की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या होते हैं, हमने देखा कि आर्टिकल 214 से शुरू होता है। 215 के अंदर क्या बताया गया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 222 के क्या बताया गया, ट्रांसफर। 226 के अंदर रिट्स। 227 के अंदर सुपर इंटेंडेंस ओवर अदर कोर्ट्स। 223, 224 अपॉइंटमेंट्स एक्टिंग जजेस, एडिशनल जजेस। तो ये सारी बातें तो आपको याद हो चुकी है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा और जान लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। यहां तक आना मतलब सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा सा और जानना होगा। क्या जानना होगा, कॉम्पोजिशन एंड कोर्ट की स्ट्रेंथ। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की कोई फिक्स स्ट्रेंथ नहीं होती, कहीं ज्यादा होती है कहीं कम होती है। कौन डिसाइड करेगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैसे डिसाइड होगा, वर्कलोड जितना होगा उस हिसाब से नंबर ऑफ जजेस ज्यादा हो सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत ज्यादा है, सिक्किम में बहुत कम है, 2 या 3, राजस्थान में 50। तो इस तरह से अलग अलग हो सकता है। बट जो सुप्रीम कोर्ट है उसके नंबर ऑफ जजेस, उसके लिए पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाया गया और उस एक्ट में अमेंडमेंट करके ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या जो है वो ज्यादा हो सकती है, बढ़ाई जा सकती है। तो अभी मुझे ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंटली अमेंड हुआ है नंबर ऑफ जजेस एक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल, टोटल से मेरा मतलब ये है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्सेस अदर जजेस, ये कितना है, ये नंबर कितना है, ये नंबर कितना है। ऑप्शन में दे देता हूं आपको, ऑप्शन ये है कि टोटल नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग सीजीआई एंड अदर जजेस, इसका आंसर 37 होगा या 38, ये आप मुझे बता दो। देन उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड अदर, ओथ ऑफ ऑफिस, द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला सिटीजन होने चाहिए, मस्ट हैव आइदर हेल्ड जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 years और हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years। ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोनों 10 हैं, एडवोकेट हो हाई कोर्ट में 10 साल के लिए और जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो 10 साल के लिए और सिटीजन ऑफ इंडिया हो, देन दैट पर्सन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ
हाई कोर्ट इन अ स्टेट। ठीक है, आगे चलें। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे मिनिमम एज नहीं बताई गई है, मैक्सिमम तो हमने देख लिया 62। कौन से संविधान संशोधन से बढ़ाई गई, कौन से संविधान संशोधन से? 15 से, अभी हमने देखा 15 से बढ़ाई गई, 15 से 60 से 62 कर दी गई। उसकी उम्मीदें नाज का हमसे मान था कि उम्र बढ़ा दीजिए, उम्र बढ़ा दी गई किससे? 15 से। देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन की बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखिए ये बहुत ही फैक्चुअल बातें हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है और इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। यहाँ बिल्कुल भी वो बात नहीं बताई जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की जज की एलिजिबिलिटी में एक ऑप्शन आता है कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट अगर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नजर में तो उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है, बट इस तरह का कोई प्रोविजन हाई कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सो देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर हाई कोर्ट जजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे क्या है? जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स एंड हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट रहे हो 10 साल के लिए। Then before entering the office, the High Court judge must make and subscribe an oath administered strictly by the governor of the state or a person appointed by them. तो गवर्नर साहब क्या करेंगे? शपथ दिलवाएंगे किनको? जज साहब को। आगे चलते हैं, टेन्योर की बात करें तो टेन्योर आपको पता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स अ सेट नंबर ऑफ ईयर फॉर ए जजेस टेन्योर, कि ये कोई फिक्स नहीं है कि 5 साल के लिए लोकसभा होती तो इस तरह से काम करेंगे। बस ये है कि अपॉइंटमेंट जब होगा 62 साल के होने के बाद वो उस पद पे रह सकते हैं। कोई भी डिस्प्यूट हो जजेस की एज को लेके, जजेस की एज को लेके, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। जजेस को अगर रिजाइन करना हो, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, एक स्टार लगा लीजिए इस बात के ऊपर, जजेस को अगर रिजाइन करना हो दे डायरेक्टली राइट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट द गवर्नर, नॉट द गवर्नर, बिकॉज उनको रिमूव करने का अधिकार भी किसको होता है? केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सो हाई कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर सकते हैं, बट इतनी सी आसान बात नहीं है ये। इसके पीछे बहुत लेंदी, कम्बरसम एंड वेरी टफ प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर कहाँ चलता है? पार्लियामेंट में। वो पास होने के बाद ये बात जाएगी प्रेसिडेंट साहब के पास कि हमने ये जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके इनको रिमूव करने के लिए ये रेजोल्यूशन पास कर दी है, अब आप इन्हें रिमूव कर दीजिए। तो इसके लिए जो एक्ट है वो है रिमूवल ऑफ जजेस एक्ट, रिमूवल ऑफ जजेस एक्ट, या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। उसमें बता रखा है कि किस तरह से एक जज को रिमूव करना होगा। जैसे ही ये प्रोसीजर पूरा हो जाएगा पार्लियामेंट से, फिर ये बात जाएगी प्रेसिडेंट साहब के पास कि अब आप साइन कर दीजिए इनको हटाने का, इनको रिमूव करने का। सो जज resigns directly to the president of India, and president of India is the only one who can remove the high court judge on the recommendation of the parliament. ये बात मत भूलना, recommendation of the parliament. The office is automatically vacated if the judge is transferred to another high court or elevated to the supreme court. उस समय वो ऑफिस खाली हो जाएगा। सैलरी की बात करें तो सैलरी, अलाउंस, लीव, पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम एक्सक्लूसिवली बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब मुझे बताओ दो बातें, बताइए दो अब तो। पहला, एक होता है सैलरी, एक होता है पेंशन। सैलरी एंड पेंशन, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट। अब मुझे बताओ इनमें से जो सुप्रीम कोर्ट की सैलरी है वो यूनियन देती है कि स्टेट गवर्नमेंट? पेंशन यूनियन देती है कि स्टेट गवर्नमेंट? हाई कोर्ट की सैलरी यूनियन देती है या स्टेट गवर्नमेंट? पेंशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, यूनियन। तो अब इसको आप करके मुझे कमेंट कर दो। अब आप बोलोगे सर आप पढ़ा रहे हो कि पूछ रहे हो? बच्चे ये बातें आपको तभी याद रहेंगी, नहीं तो क्या होता है 1 लाख 2 लाख फैक्ट इकट्ठे करके डंप करके आपको एग्जाम हॉल में जाओगे
तो उसके साथ कुछ अनयूजुअल कुछ बात, मतलब इसको बोलते हैं एसोसिएटेड स्टडीज, कि किसी बात से जुड़ी हुई होगी वो, तो तुम्हारे न्यूरॉन्स में कहीं अटकी होगी और तुम याद कर पाओगे उसको। ठीक है, तो जब ये पता लगे कि क्वेश्चन पूछा गया है, आपको आंसर नहीं आता है, तो आप पॉज करके उसको सर्च करने की कोशिश करो, तो वो चीज ज्यादा याद रहेगी आपको। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और हम आ गए हैं राजस्थान हाई कोर्ट पे। कहाँ आ गए हैं? राजस्थान हाई कोर्ट। अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में जितना भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी हमने कर ली। यहां से एक क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी पूरी है, जो हमने अभी तक डिस्कस किया। जो अभी तक डिस्कस किया वहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटिंग टू द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट। अब हम चलते हैं आगे, जो हमारा सेकंड पार्ट होता है किसी भी लेक्चर का, कि राजस्थान स्पेसिफिक फैक्ट बताओ। तो यहां से हम देखेंगे हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। और अब हमारा काम पूरा शुरू हो जाएगा कि जो जजेस हैं उनके नाम याद करना, चीफ जस्टिस कौन हुए, कौन सुप्रीम कोर्ट चले गए, कौन कहाँ चले गए, ये सारी बातें, रजिस्ट्रार जनरल कौन है, कब बने, लास्ट कौन है, कितनी तारीख को बने, ये सारी बातें हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो let us start.